Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एयर पैसेज वे को तफसील से स्टडी करेंगे। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये असल में स्टूडेंट्स एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि कई सारे ऑर्गन्स के आपस में मिलने से बनता है। अब इसके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, कहाँ पे मौजूद होता है, इन सब की डिटेल्स जो है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। हम इसको 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर जो है वो पूरे का पूरा जो एयर पैसेज वे है और साथ ही इसके लंग्स जो है, ये 2 टॉपिक्स जो है हम इनको कवर करेंगे। तो आपने लेक्चर को जो है वो ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये 2 से 3 लेक्चर जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। अगर आपको एक लेक्चर जो है वो समझ में आएगा तो ही आप अगला लेक्चर जो है उसको बेहतर अंदाज से समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये बुक में बनी हुई डायग्राम जो है ये शो हो रही है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो बाकायदा लेबल किया हुआ है और उसके एक एक पार्ट को जो है वो लेबल करके दिखाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, ये जो है कि हमारी नोज है, नोज की जो 2 ओपनिंग्स होती है ना बाहर की तरफ, जिसके जरिए हम हवा को अपनी नाक के अंदर लेके जाते हैं, इन 2 ओपनिंग्स को हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको हम नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, नोस्ट्रिल्स के बाद ये जो हवा है ये नाक के अंदर मौजूद खाली जगह के अंदर चली जाती है। नाक के अंदर मौजूद जो खाली जगह है इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे नेजल कैविटी का नाम देते हैं। नेजल कैविटी के बाद जो है हवा यहाँ से नेजल कैविटी से होती है पीछे की तरफ आती है, और ये जो इब्तदाई हिस्सा है ना इसको हम कहते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स को उर्दू में हम हलक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हवा जो है वो नेजल कैविटी से कहाँ पे आती है? फेरेंक्स पे आती है। अब फेरेंक्स को अगर आप यहाँ पे देखें, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारा माउथ है, और माउथ के अंदर ये जो खाली जगह है आपको नजर आ रही है इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। अब जो नवाला हम मुंह के अंदर डाला, दांतों की मदद से उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करने के बाद, स्लाइवा की मदद से उसकी केमिकल डाइजेशन करने के बाद स्टूडेंट्स, जो माउथ के अंदर बोलस बनता है उस बोलस को भी आगे कहाँ पे मूव कर दिया जाता है? फेरेंक्स के अंदर मूव कर दिया जाता है। तो फेरेंक्स जो है ये हवा और खुराक दोनों के लिए एक मुश्तरक रास्ता है। फेरेंक्स एक ऐसी नाली है जिससे हवा भी गुजरती है और जिससे खुराक भी गुजरती है। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं कि फेरेंक्स से जो है वो हवा भी गुजरती है और फेरेंक्स से खुराक भी गुजरती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे हवा और खुराक का रास्ता जो है वो अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। अब जो खुराक है वो फेरेंक्स के बाद सीधा जो है वो एसोफेगस के अंदर दाखिल हो जाती है, खुराक की नाली जिसे हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रही है एसोफेगस है, लेकिन हवा जो है स्टूडेंट्स वो कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी हवा की नाली के अंदर। और ये जो हवा की नाली है स्टूडेंट्स, इसको हम नाम देते हैं ट्रिकिया का। किसका नाम देते हैं? ट्रिकिया का। ट्रिकिया को हम जब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, इसको हवा की नाली भी कहते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर जो है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम नाम देते हैं लैरिंक्स का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? लैरिंक्स। तो आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुननी है। ये फारंक्स है, ये वाला हिस्सा क्या है? फारंक्स, जिसको हम हलक कहते हैं, और ये वाला हिस्सा क्या है? लैरिंक्स। लैरिंक्स कहाँ पे मौजूद होता है? ये ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर जो है वो मौजूद होता है। अब स्टूडेंट, जब हम लैरिंक्स को पढ़ेंगे ना तो लैरिंक्स के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, इसे आवाज का डब्बा या वॉइस बॉक्स कहा जाता है। लैरिंक्स वो हिस्सा है जहाँ पे हमारी वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आपने इसको याद रखना है कि लैरिंक्स को हम हवा का डब्बा आवाज का डब्बा जो है वो कहते हैं। आसान जुबान में आप इसको ऐसे याद रखेंगे, आवाज का डब्बा है, ये वॉइस बॉक्स है। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो लैरिंक्स है इसके ऊपर ये जो ओपनिंग आपको नजर आती है ना, ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लोटिस का। किसका नाम देते हैं? ग्लोटिस का। तो फेरेंक्स के बिल्कुल फ्लोर, जहाँ पे फेरेंक्स का फर्श है, जहाँ पे फेरेंक्स खत्म हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लोटिस का। उसके बाद स्टूडेंट्स, ग्लोटिस के ऊपर जो है ये आपको छोटा सा नजर आ रहा है, ये ढक्कन होता है कार्टिलेज का बना हुआ, जो कि इस ग्लोटिस को कवर करके रखता है। इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा था। इस ढक्कन को हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका काम ये है कि इसने खुराक को जो है वो सांस की नाली के अंदर जाने नहीं देना। इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे तकसीम करके जो है वो 2 छोटी नालियां बनाती है। एक नाली जो है वो एक लंग के अंदर दाखिल हो जाती है, दूसरी नाली दूसरे लंग के अंदर दाखिल हो जाती है। इन नालियों को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं ब्रोंकाई का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ब्रोंकाई का नाम देते हैं।
अब ये जो ब्रोंकाई है स्टूडेंट्स, ये मजीद तकसीम करती जाती हैं, करती जाती हैं, करती जाती हैं। जब ये इतनी बारीक हो जाएं कि इनके अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं, नरम हड्डी कहते हैं। आप यहाँ पे इसको महसूस भी कर सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रही है आपकी ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के अंदर जो है स्टूडेंट्स ये सख्त होती है क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज होता है। जब ट्रेकिया तकसीम करे, इतनी ज्यादा तकसीम करे कि इसके अंदर ये जो कार्टिलेज है ये बिल्कुल खत्म हो जाए स्टूडेंट्स, तब हम जाके कहते हैं कि तब जो है जो नाली है उसको हम किसका नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल्स का नाम देते हैं। तो ब्रोंकाई जो है वो तकसीम करके क्या बनाती है स्टूडेंट्स, ये बनाती हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जो है स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखें आगे आपके बुक में यहाँ पे उसने बनाया हुआ है। ब्रोंक्यूल्स जो है स्टूडेंट्स वो आगे एक नाली बनाते हैं, इसे डक्ट ऑफ एल्वोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे डक्ट ऑफ एल्वोलाई, या फिर इसका दूसरा नाम है एल्व्यूलर डक्ट। तो ये एल्व्यूलर डक्ट बनाते हैं। अब ये जो नाली है स्टूडेंट्स ये आगे जाके थैलियों का, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, इन थैलियों का एक गुच्छा होता है, ठीक है। इन थैलियों को हम मिला के कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एल्वियोलाई कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हवा है जाती है, अब इन एल्वियोलाई के गिर्द जो है वो खून की नालियां मौजूद होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इन कैपिलरीज में ये जो खून की नालियां आपको नजर आ रही हैं और ये जो एल्वोलाई हैं, इनके दरमियान गैशियस एक्सचेंज होता है। ये वही गैशियस एक्सचेंज है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके मेन पार्ट्स की जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि ये नोस्ट्रिल्स है। नोस्ट्रिल्स के बाद हवा जाती है नेजल कैविटी के अंदर, जो कि नाक के अंदर खाली जगह है। नेजल कैविटी के बाद हवा जाती है हलक के अंदर, फेरेंक्स। फेरेंक्स वो जगह है जहाँ पे खुराक भी गुजरती है और हवा भी आती है। फेरेंक्स के बाद हवा का रास्ता अलग है और खुराक का रास्ता अलग है। जो खुराक है वो इसोफेगस के अंदर चली जाती है, जो हवा है वो यहाँ से सांस की नाली के अंदर दाखिल होती है। अब स्टूडेंट्स ये जो सांस की नाली की ओपनिंग है इसको हम नाम देते हैं ग्लोटिस का। ग्लोटिस के नीचे एक हिस्सा पड़ा होता है, इसको लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स जो है स्टूडेंट्स ये वो हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जहाँ पे हमारी आवाज जो है वो पैदा होती है, आवाज प्रोड्यूस होती है। इसे आवाज का डब्बा भी कहा जाता है। उसके बाद इसके नीचे स्टूडेंट्स ये जो आपको नाली नजर आ रही है, इस नाली को हम नाम देते हैं ट्रेकिया का। किसका नाम देते हैं, ट्रेकिया का। ट्रेकिया जो है स्टूडेंट्स ये दो हिस्सों में तकसीम करती है। इस नाली को हम किसका नाम देते हैं, इन नाली को हम नाम देते हैं ब्रोंकाई का। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो ब्रोंकाई हैं ये मजीद छोटी छोटी नालियों के अंदर तकसीम करती हैं। अब वो जो छोटी छोटी नालियां उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स तकसीम करके स्टूडेंट्स क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, जिसको हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। और इस ये आगे जाके क्या बनाती हैं स्टूडेंट्स, ये आगे जाके छोटी छोटी थैलियां बनाती हैं जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। और इन थैलियों के इर्द गिर्द क्या मौजूद होती हैं, कैपिलरीज मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्ट्रियूल और वेन्यूल क्यों लिखा हुआ है, इसका जिक्र जो है वो हम सबसे एंड पे करेंगे, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। अब स्टूडेंट्स आए हम बाकायदा जो है वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। जो हमारा निज़ाम तनफ़ुज़ है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को उर्दू में इंसानी निज़ाम तनफ़ुज़ कहते हैं। इंसानी सांस लेने का निज़ाम जो है स्टूडेंट्स ये दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक है ब्रीथिंग और एक है गैशियस एक्सचेंज। अब दोनों की डेफिनेशंस मैंने आपको कल बताई थी। स्टूडेंट्स ब्रीथिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस था जिसमें हम माहौल से हवा को जो है वो नाक के अंदर दाखिल करते हैं और यहाँ से हवा को हम जो है वो दोबारा माहौल के अंदर खारिज कर देते हैं। तो माहौल से हवा को लेना और दोबारा हवा को जो है वो माहौल के अंदर खारिज कर देना, इसको हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे हवा अंदर आ रही है और फिर यहीं से हवा जो है वो बाहर चली जाएगी, तो ये ब्रीथिंग ब्रीथिंग कौन करवा रहा है स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है नोज और नोस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद स्टूडेंट्स गैशियस एक्सचेंज क्या होता था, मैंने आपको बताया था। गैशियस एक्सचेंज से मुराद ये है कि इनहेल्ड एयर के अंदर जो आपने हवा जो है वो अंदर ली है, उस अंदर ली हुई हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन का खून की नाली के अंदर मौजूद ब्लड में आ जाना और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है उसका इस एल्वोलाई के अंदर चले जाना और फिर यहाँ से दोबारा हवा के साथ उसका बाहर निकल जाना, इसे जो है वो स्टूडेंट्स हम किसका नाम देते थे, गैशियस एक्सचेंज का नाम देते। तो आसान जुबान में अगर आपने गैशियस एक्सचेंज को समझना है तो एल्वोलाई और ब्लड के दरमियान जो गैसों का तबादला होता है, एल्वोलाई से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में आती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वोलाई के अंदर जाती है, इसको हम गैशियस एक्सचेंज कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी समझाया था। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ब्रीथिंग का और गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके पार्ट्स कितने, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसको दो अहम हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम किया जाता है। हम इसको दो अहम हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एयर पैसेज वे। क्या नाम है स्टूडेंट्स, एयर पैसेज वे, हवा के गुजरने का रास्ता इसे उर्दू में कहते हैं। और दूसरा है लंग्स, लंग्स हम फेफड़ों को कहते हैं। तो आपने इन दोनों चीजों को याद रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको मुसलसल रास्ता नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये अलग से हिस्सा है, उसके बाद ये एक ट्यूब है फेरेंक्स छोटी सी, उसके बाद आगे ये जो है ये लारंक्स,
एक मुख्तसर सी नाली है, उसके बाद ये ट्रेकिया जो है ये नाली है, उसके बाद ब्रोंकाई अलग से नाली है। तो ये जो आपको छोटी छोटी नालियां आपस में मिली हुई हैं, इन नालियों का एक मुकम्मल आपको एक जाल नजर आ रहा है, नेटवर्क नजर आ रहा है, जिनसे हवा जो है वो बाहर से हमारे लंग्स के अंदर आती है और लंग्स से जो है वो दोबारा हवा जो है वो बाहर चली जाती है। इन आपस में मिली हुई नालियों को हम एयर पैसेज वे का नाम देते हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन्हें हम जो है वो लंग्स कहते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है स्टूडेंट्स, इनको दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया जाता है। एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे और एक को हम कहते हैं लंग्स। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम एयर पैसेज वे जो है इसके कुछ पार्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए, हम सबसे पहले जो है वो एयर पैसेज वे में नोज और नेजल कैविटी जो है इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद जो है हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको दोबारा से इसके डेफिनेशन जो है वो पढ़ा देता हूँ। आपकी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन एयर, जब हवा जो है एंटर्स दाखिल होती है द बॉडी जिस्म में, जब हवा जिस्म के अंदर दाखिल होती है, इट पासेस ये गुजरती है थ्रू कनेक्टेड ट्यूब, थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स। कनेक्टेड का मतलब होता है आपस में जुड़ी हुई, ट्यूब्स कहते हैं नालियों को। जब हवा जिस्म में दाखिल होती है तो ये आपस में जुड़ी हुई नालियों के जरिए गुजरती है टू रीच द लंग्स, फेफड़ों तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही जो हवा है वो आपके नाक के अंदर जो है वो दाखिल होती है, तो ये आपस में कनेक्टेड ट्यूब्स जो हैं इनसे गुजरती है। क्यों गुजरती है? ताकि वो लंग्स के अंदर जो है वो पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है कि गैशियस एक्सचेंज होता है। गैशियस एक्सचेंज जो है वो मैंने आपको बताया था एल्वोलाई के अंदर होता है। एल्वोलाई मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो आप लाजमी उसको सुन लें। एल्वोलाई के गिर्द खून की नालियां होती हैं, एल्वोलाई और खून की नाली में जो है वो गैसों का तबादला होता है। एल्वोलाई से ऑक्सीजन खून में आ जाती है, खून से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वोलाई के अंदर चली जाती है। तो जब गैसों का तबादला हो जाता है तो वो जो हवा है वो लंग्स से मूव करती है, कहाँ पे? आउटसाइड, बाहर की तरफ, थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब, थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब्स, उन्हीं सेम आपस में जुड़ी हुई नालियों के जरिए। मतलब जिन आपस में जुड़ी हुई नालियों के जरिए हवा जो है वो लंग्स के अंदर दाखिल हुई थी, गैसों के तबादले के बाद उन्हीं आपस में जुड़ी हुई नालियों के जरिए जो हवा है वो लंग्स से बाहर चली जाती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो आपस में जुड़ी हुई नालियां हैं, दिस कनेक्टेड ट्यूब्स जो हैं, इनको मजमूई तौर पर जो है वो क्या कहा जाता है? एयर पैसेज वे कहा जाता है। तो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है कि जब हवा जिस्म में दाखिल होती है तो ये आपस में जुड़ी हुई नालियों से गुजरती है ताकि वो लंग्स तक पहुंच सके। फिर लंग्स में जब गैसों का तबादला हो जाता है तो गैसों के तबादले के बाद जो हवा है वो दोबारा उन्हीं आपस में जुड़ी हुई नालियों के जरिए जो है वो मूव करती है ताकि वो बाहर जा सके। और ये जो आपस में जुड़ी हुई नालियां हैं इसको हम एयर पैसेज वे का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स एयर पैसेज वे के पार्ट्स कौन से हैं, पहले मैंने आपको डायग्राम से जो है वो समझा दिया। अब मैं आपको जो है वो इसको दोबारा से रिटन शक्ल के अंदर जो है मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आप इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लाजमी नोट कर लें। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो आपसे कहते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें एयर का जो पैसेज है इसको आपने ट्रेस करना है। तो आपने इसी तरह से जो है वो एरोस की शक्ल में ड्रॉ करना है। सबसे बाहर स्टूडेंट्स नोस्ट्रिल्स होते हैं। नोस्ट्रिल्स मैंने आपको बताया, नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? ये वो सुराख हैं हमारी नाक के बाहर मौजूद होते हैं जिनसे हवा जो है वो हमारी नाक के अंदर दाखिल होती है, इनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। नोस्ट्रिल से जो हवा है वो कहाँ पे जाती है? वो जाती है नाक के अंदर खाली जगह में, जिसको हम नेजल कैविटी का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेजल कैविटी के बाद जो हवा है वो जाती है फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स जो है इसको हम हलक कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ से हवा भी गुजरती है और खुराक भी गुजरती है। उसके बाद स्टूडेंट्स फारंक्स के बाद हवा जो है वो जाती है लारंग्स में। कहाँ पे जाती है? लारंग्स में जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फारंक्स है, फारंक्स के बाद हवा जो है वो लारंग्स के अंदर चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ग्लोटिस जो है वो तो लिखा ही नहीं हुआ। तो जब हम फारंक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो ग्लोटिस जो है असल में ये फारंक्स के बॉटम पे एक ओपनिंग होती है, तो इसको फारंक्स के अंदर ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फारंक्स से जो हवा है वो आगे किसके अंदर चली जाती है? लारंग्स के अंदर चली जाती है। जाती जिस ओपनिंग के जरिए है उस ओपनिंग का नाम ग्लोटिस है। ठीक है, मतलब ग्लोटिस जो है बाकायदा कोई ट्यूब नहीं है, हमने कहा ना एयर पैसेज वे कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, तो ग्लोटिस एक ट्यूब नहीं है, इसी वजह से हम इसको उसके पाथ में नहीं लिखते। ये सिर्फ एक ओपनिंग है जिसको हम जो है वो ग्लोटिस का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स लारंग्स के बाद जो हवा है वो आगे जाती है ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया जो है ये बाकायदा सांस की नाली को कहते हैं, जो आपको नजर आ रहा है। ट्रेकिया स्टूडेंट्स डिवाइड करती है ब्रोंकाई में। ट्रेकिया के बाद हवा किसके अंदर चली जाएगी? ब्रोंकाई के अंदर चली जाएगी। और ब्रोंकाई जो है वो स्टूडेंट्स आगे मजीद छोटी छोटी नालियों के अंदर तकसीम करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ट्रेकिया से हवा जो है वो किस में जाएगी? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से किस में जाएगी? ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाएगी। ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाने के बाद ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आगे तकसीम करके जो नालियां बनाते हैं उनको हम डक्ट ऑफ एल्वोलाई या फिर एल्व्यूलर डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसका डक्ट ऑफ एल्वोलाई भी नाम है, इसे एल्व्यूलर डक्ट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स एल्व्यूलर डक्ट के बाद
ये जो हवा है ये पहुंच जाएगी किसके अंदर, एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई वो जगह है जहां पे जाके गैसों का तबादला होना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ब्रोंकाई से हवा गई ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से जो है वो आगे एल्वुलर डक्ट्स के अंदर गई और वहां से आगे एल्वुलाई के अंदर चली गई। और एल्वुलाई जो है ये वो जगह है जहां पे गैसों का तबादला होना है, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ये गैसों के तबादला होने वाली जगह है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो याद रखना है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद हवा किसके अंदर जाती है स्टूडेंट्स, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी के बाद हवा जाती है फारंक्स में, फारंक्स के बाद हवा जाती है लैरिंक्स में, लैरिंक्स के बाद हवा जाती है ट्रिकिया में, ट्रिकिया के बाद हवा जाती है ब्रोंका ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद जाती है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद जाती है एल्वुलर डक्ट्स के अंदर, उसके बाद जाती है एल्वुलाई में। एल्वुलाई जो है वो जगह है जहां पे जाके गैसों का तबादला होना है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना और इसको जुबानी आपने इसी तरह से जो है वो याद रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाता है। अब स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले जो है वो नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे जो एयर पैसेज वे है उसका जो सबसे पहला हिस्सा है वो नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी है। अब नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो आपको नाक के बाहर छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं, इन सुराखों को हम नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। नेजल कैविटी क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ओरल कैविटी जो है वो मुंह के अंदर खाली जगह को कहते हैं, इसी तरह नाक के अंदर जो खाली जगह मौजूद होती है इसको हम किसका नाम देते हैं, नेजल कैविटी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर जो है वो आप नेजल कैविटी को देखें ना, तो ये जो नेजल कैविटी है ये आगे से तकसीम होती है दो बारीक खाली जगहों के अंदर, दो बारीक कैविटीज के अंदर। क्यों तकसीम होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि नोज के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में जो है वो खड्डी होती है जो कि इस नेजल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। एक राइट वाला हिस्सा होता है और एक जो है वो स्टूडेंट्स लेफ्ट वाला हिस्सा, ये राइट वाला हिस्सा है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है। तो ये जो नेजल कैविटी है ये दो बारीक कैविटीज पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसी तरह से जो दो बारीक कैविटीज हैं ये नोस्ट्रिल से लेकर फारंक्स तक जो है वो मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर जो है वो मैं आपको यहाँ से इस डायग्राम से दिखाऊं तो स्टूडेंट्स होता ये है कि यहाँ पे दरमियान में खड्डी होती है जो कि इस नेजल कैविटी को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करके रखती है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से लेके नॉस्ट्रिल से लेके कहाँ तक, फारंक्स तक, ये जो नेजल कैविटी है इसी तरह से दो बारीक कैविटीज की शक्ल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात उसने यही लिखी हुई है नेजल कैविटी में, वो कहता है द नेजल कैविटी इज मेड ऑफ, नेजल कैविटी जो है ये बनी होती है, किससे बनी होती है, टू नैरो कैविटीज, दो बारीक खाली जगहों से मिलकर बनी होती है। अब ये जो दो बारीक खाली जगह हैं ये कहाँ पे होती हैं, ये होती है नोस्ट्रिल्स और फारंक्स के दरमियान। तो स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको बता दी है कि ये जो नाक है ना, नाक के दरमियान में खड्डी होती है जो कि नाक के अंदर मौजूद खाली जगह को दो बारीक खाली जगहों के अंदर तकसीम कर देती है। एक स्टूडेंट्स जो है वो राइट वाली साइड है और एक जो है वो लेफ्ट वाली साइड होती है। तो ये जो नाक के दरमियान में हड्डी है ये नेजल कैविटी को दो बारीक कैविटीज के अंदर जो है वो तकसीम कर देती है। और स्टूडेंट्स ये तो आपको दो ओपनिंग्स नजर आती है नोज की, इन ओपनिंग्स को जो है वो हम नोस्ट्रिल्स का नाम देते हैं। दरमियान में जो है वो हड्डी होती है जो कि नेजल कैविटी को दो नैरो कैविटीज के अंदर तकसीम करती है। और ये दो नैरो कैविटीज जो है स्टूडेंट्स की नोस्ट्रिल से शुरू होती हैं और फारंक्स तक जो है वो इसी तरह से रहती हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी नेजल कैविटी की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो एयर है वो नेजल कैविटी के अंदर दाखिल होती है किसके जरिए, नोस्ट्रिल्स के जरिए। नोस्ट्रिल्स मैंने आपको बता दिया ये वो सुराख हैं जो कि नोज के बाहर मौजूद होते हैं, इन्हीं नोस्ट्रिल्स के जरिए जो हवा है वो हमारी नेजल कैविटी के अंदर दाखिल होगी। अब स्टूडेंट्स हमारी नेजल कैविटी के अंदर ना दो चीजें मौजूद होती हैं, एक होते हैं फाइन हेयर्स, फाइन हेयर्स का मतलब होता है बारीक बाल मौजूद होते हैं। दूसरी जो चीज मौजूद होती है वो है म्यूकस, क्या है स्टूडेंट्स, म्यूकस है। तो हमारी नेजल कैविटी में दो चीजें हैं, एक है फाइन हेयर्स और एक है म्यूकस। अब स्टूडेंट्स ये जो फाइन हेयर्स देंगे आपको नजर आ रहे हैं, ये फाइन हेयर्स क्या करते हैं, जब हम हवा को जो है वो नाक के अंदर दाखिल करते हैं तो अगर हमारी हवा के अंदर जिसको हम नाक के अंदर लेके जा रहे हैं अगर उसके अंदर कोई बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े गर्द के जर्रात हैं, गर्दो गुबार के जर्रात मौजूद हैं, तो ये जो हेयर्स हैं स्टूडेंट्स ये इसको क्या कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको आगे दाखिल होने नहीं देते। तो गर्दो गुबार के अंदर जो बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनको ये जो हेयर्स जो कि हमारी नजल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं इनको ट्रैप कर लेते हैं। दूसरी चीज जो मौजूद होती है स्टूडेंट्स हमारी नेजल कैविटी के अंदर वो है म्यूकस। अच्छा म्यूकस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये म्यूकस जो है इसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था। ज़हन में रखें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो म्यूकस था उसकी जो बनावट है वो अलग होती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर म्यूकस है स्टूडेंट्स वो सारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वाली दीवार में मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स वहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था स्टमक के अंदर म्यूकस की एक मोटी तह होती है जो कि स्टमक को जो है वो शील्ड करती है, स्टमक को जो है उसकी हिफाजत करती है।
अब स्टूडेंट्स म्यूकस यहाँ पर भी मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे म्यूकस का काम भी मुख्तलिफ होता है और उसकी बनावट भी मुख्तलिफ होती है। तो म्यूकस स्टूडेंट्स असल में पानी के अंदर जो है वो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो इसको हम म्यूकस का नाम देते हैं। अब नाक के अंदर स्टूडेंट्स ये जो नेजल कैविटी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि इस म्यूकस को खारिज करते हैं। अब नाक के अंदर ये जो म्यूकस होता है ना स्टूडेंट्स, ये एक चिपचिपा मादा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक चिपचिपा, एक स्टिकी जो है वो सब्सटेंस होता है। अब इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उनको तो ये हेयर ट्रैप कर लेते हैं, हेयर जकड़ लेते हैं, लेकिन गर्दो गुबार के अंदर छोटे छोटे जो ज़रात के हिस्से हैं स्टूडेंट्स, जो ज़रात हैं गर्दो गुबार के, उनको जो है वो ये म्यूकस जो है ये क्या करता है अपने साथ अटैच कर लेता है। क्या कर लेता है स्टूडेंट्स? अपने साथ अटैच कर लेता है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो जहन में रखना है। और दूसरा स्टूडेंट इसका फंक्शन ये है कि वो हवा जिसको हम नाक के अंदर दाखिल कर रहे हैं उस हवा के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करता है। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर आप जो है वो सर्दियों के अंदर सांस ले रहे हैं, तो सर्दियों के अंदर जब आप सांस ले रहे हैं तो बाहर जो है वो हवा का टेम्परेचर कम होगा। फर्ज करें 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, और आपकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो पहले उस हवा के टेम्परेचर को आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर किया जाता है। इसी तरह अगर आप गर्मियों के अंदर जो है वो क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो गर्मियों में बाहर की हवा का टेम्परेचर फर्ज करें 40 है, 41 डिग्री है, आपकी बॉडी का 37 डिग्री है, तो उस हवा के टेम्परेचर को कम किया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम फाइन हेयर्स का सबसे पहले रोल देखते हैं। फाइन हेयर्स कहते हैं बारीक बालों को। तो फाइन हेयर्स, बारीक बाल जो हैं इन नेजल कैविटी के अंदर फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं किसको? इनकमिंग एयर, आने वाली हवा को, बाय ट्रैपिंग, जकड़ कर लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। जो बड़े बड़े जो है गर्दो गुबार के ज़रात होते हैं, ये बारीक बाल क्या करते हैं? उनको जकड़ लेते हैं। उसके बाद म्यूकस का क्या किरदार होता है? यहाँ पे देखें, म्यूकस ऑन द वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की दीवारों के ऊपर जो म्यूकस मौजूद होता है, म्यूकस मैंने आपको बताया ना, म्यूकस जो है ये एक चिपचिपा मादा है। जो अब ये होता है क्या स्टूडेंट्स, इसके अंदर वाटर, ये असल में वाटर होता है जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो डिजोल्व हुई होती हैं। तो ये एक चिपचिपा मादा होता है जो कि ट्रैप करता है, जकड़ लेता है किसको? स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को। तो आपने याद रखना है कि बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स को कौन ट्रैप करता है? फाइन हेयर्स। और छोटे डस्ट पार्टिकल्स को कौन ट्रैप करता है? म्यूकस ट्रैप करता है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे म्यूकस जो है ये क्या करता है? म्यूकस आल्सो वार्म्स द एयर। म्यूकस जो है ये हवा को क्या करता है? गर्म करता है। अब यहाँ पे फर्ज करें बात हो रही है सर्दियों की, या ऐसे इन्वायरमेंट की जहाँ पे हमारे इर्द गिर्द का माहौल का जो टेम्परेचर है वो क्या है? कम है। तो उस केस में फर्ज करें बाहर की हवा का टेम्परेचर 20 डिग्री है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो जो हवा हम सांस के जरिए जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं उस हवा का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए। ये काम जो है ये भी म्यूकस करता है। म्यूकस जो है वो क्या करता है? हवा को गर्म करता है और उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है स्टूडेंट्स? उसको रखता है नियरली, तकरीबन इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उसको तकरीबन जिस्म के दर्जा हरारत के बराबर रखता है। अब स्टूडेंट्स ये म्यूकस ये काम कैसे करता है? अब फर्ज करें बाहर हवा ठंडी है, हमारी बॉडी के बराबर अगर लाना है तो उस हवा के अंदर हीट को ऐड करना पड़ेगा, उस हवा को गर्म करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स असल में ये म्यूकस नहीं करते हैं, म्यूकस के नीचे जो है वो खून की नालियां मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अब होता ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों उन ब्लड वेसल्स से जो हीट है वो फ्लो करती है उस एयर के अंदर। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये जो नाक के अंदर वाली बिल्कुल अंदर वाली सतह है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो खून की नालियां मौजूद होती हैं। और ये जो खून की नालियां हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ऊपर वाली सतह के ऊपर मौजूद होती है। यहाँ से जो हीट है वो इस हवा को क्या करती है स्टूडेंट्स? गर्म करती है और इसको बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लाती है। तो आपकी बुक में जो है वो इसे म्यूकस का फंक्शन ही लिखा हुआ है, लेकिन असल में म्यूकस के नीचे जो खून की नालियां है ना वो ये काम जो है वो कर रही होती हैं। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको नोस्ट्रल्स और नेजल कैविटी वाला जो है ये पैराग्राफ जो है वो आपको अच्छी तरह से जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स आए, अब हम जो है वो आगे अपने नेक्स्ट जो है वो हिस्से को स्टार्ट करते हैं, एयर पैसेज वे को, जिसका नाम है फेरेंक्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है? देखें यहाँ पे, फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज। फेरेंक्स जो है स्टूडेंट्स ये क्या है? एक मुश्तरक रास्ता है किसके लिए? फूड, खुराक के लिए, टू एसोफेगस। अब स्टूडेंट्स फेरेंक्स क्या है? एक मुश्तरक रास्ता है फॉर फूड टू एसोफेगस, खुराक को एसोफेगस में मुंतकिल करने के लिए, एंड फॉर एयर, हवा को लैरिंक्स के अंदर लेके जाने के लिए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स फेरेंक्स एक मुश्तरक रास्ता है, ये जो खुराक है उसको एसोफेगस में भेज देता है, और जो हवा है उसको कहाँ पे भेज देता है? लैरिंक्स के अंदर भेज देता है। अब ये जो नेजल कैविटी है स्टूडेंट्स, ये फिर ये जो है ये फेरेंक्स के अंदर ओपन होती है। अगर आप जो है वो यहाँ पे देखें
तो स्टूडेंट्स ये नाक के अंदर जो है खाली जगह मौजूद है, ये नोस्ट्रिल्स है, ये नाक के अंदर खाली जगह नेजल कैविटी, इसके अंदर वाली साइड पे म्यूकस मौजूद है। तो नेजल कैविटी जो है वो स्टूडेंट्स ये किसके अंदर ओपन होती है, ये फारंक्स के अंदर ओपन होती है। जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ना, इसको हम फारंक्स का नाम देते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला हिस्सा जो है ये फारंक्स है। अब ये जो है ये स्टूडेंट्स ये ओरल कैविटी से यहाँ से जो है वो क्या आएगा, खुराक जो हमने मुंह के अंदर नवाला लिया वो आएगा, यहाँ से हवा आएगी। अब ये वाला फारंक्स है। अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये हवा को जो है वो किसके अंदर भेज देगा, सांस की नाली के अंदर। और सांस की नाली का जो ऊपर वाली ट्यूब है, ऊपर वाला हिस्सा जो है छोटा सा, इसको हम लैरिंक्स कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो हवा, ये जो फारंक्स है ये कॉमन पैसेज है। किसके लिए कॉमन पैसेज है, ये फूड को भेज देता है ओरल कैविटी से, किसमें, एसोफेगस के अंदर, खुराक की नाली के अंदर। ये जो आपको बारीक नाली नजर आ रही है ये इतनी बारीक नहीं होती, लेकिन यहाँ पे उसने सांस की नाली को बड़ा करके दिखाने के लिए उसको थोड़ा सा बारीक ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ से वो खुराक को लेकर एसोफेगस के अंदर मुंतकिल कर देता है, और नेजल कैविटी से जो है वो हवा को लेता है और उसको किसके अंदर डाल देता है, उसको डाल देता है लारंग्स के अंदर। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एट द फ्लोर ऑफ फारंक्स, जो फारंक्स का फर्श होता है, बिल्कुल जहां पे फारंक्स जो है वो खत्म हो रहा होता है, देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस। अब एक ओपनिंग होती है, इसको हम ग्लोटिस कहते हैं। और ये जो ओपनिंग है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, ये लारंक्स के अंदर ओपन होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर जो है मैं आपको इसी डायग्राम से जो है वो यहाँ पे दिखाऊं, तो आप यहाँ पे जो है वो इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये फारंक्स है, और फारंक्स जो है जहाँ पे खत्म हो रही है, जहाँ पे इसका फ्लोर है, ये जो आपको इसका फ्लोर नजर आ रहा है ये इसका फ्लोर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम किसका नाम देते हैं, जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है इस ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको ग्लोटिस कहते हैं। अब इस ग्लोटिस जो है स्टूडेंट्स ये क्या करती है, ये जो ग्लोटिस है ये लैरिंक्स के अंदर जो है वो क्या करती है, ओपन होती है। ग्लोटिस ओपन्स इनटू द लैरिंक्स। अब इस ग्लोटिस के ऊपर स्टूडेंट्स एक फ्लैप होता है, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे देखें, ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहा है। आमतौर पर ढक्कन यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे ढक्कन ऐसे बंद हो गया है। तो एक फ्लैप होता है, एक ढक्कन होता है इसके ऊपर, इस ढक्कन को हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, एपिग्लोटिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एपिग्लोटिस के हवाले से आपके बुक में लिखा हुआ है, द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय, ग्लोटिस जो है इसकी हिफाजत की जाती है बाय अ फ्लैप, एक ढक्कन के जरिए, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स, ये बचाता है किसको, फूड को, खुराक को, एंड लिक्विड, और जो पानी वाली चीज जो आपने पी है उसको, फ्रॉम एंटरिंग, दाखिल होने से, इन द विंड पाइप। विंड पाइप किसे कहते हैं, सांस की नाली को, इसे ट्रेकिया को कहते हैं, ठीक है। तो असल में जो इसके नीचे ये जो ट्रेकिया है ना, इसी को विंड पाइप का नाम दे रहा है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, एपिग्लोटिस जो है ये फूड को और मशरूबात, जो लिक्विड चीजें आपने पी हैं उसको सांस की नाली और फेफड़ों में जाने से जो है वो क्या करता है, बचाता है। ये कैसे बचाता है स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इसका मैकेनिज्म पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जब हमने स्वेलिंग पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था, होता ये कि जैसे ही खुराक पीछे से आती है तो ये जो एपिग्लोटिस से नीचे होता है, और जो ट्रेकिया का टॉप है जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं ऊपर की तरफ मूव करता है। अब इसके नतीजे में होता क्या स्टूडेंट्स, ये जो ओपनिंग है ये तकरीबन बंद हो जाती है, और यहाँ से जो खुराक है वो इसके ऊपर से स्लाइड लेती हुई जो है वो सीधी एसोफेगस के अंदर दाखिल हो जाती है। यहाँ से फर्ज करें आपने जो है वो खाना खाया, खाना खाने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो निवाला आया, यहाँ पे जैसे ही निवाला आता है ये एपिग्लोटिस नीचे की तरफ मूव करते हैं, ये जो टॉप है ट्रेकिया का ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और ये नाली इस तरह से बंद हो जाती है। जब ये बंद हो गई तो स्टूडेंट्स अब ये जो निवाला है खुराक का, ये सीधा जो है वो एसोफेगस के अंदर चला जाएगा, और वो पानी या वो फूड जो कि हमने खाया वो कभी भी जो है वो विंड पाइप और लंग्स के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो हम लैरिंक्स को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।